बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक कोट से करना चाहूँगी कि ब्यूटीफुल स्किन रिक्वायर्स कमिटमेंट नॉट मेरिकल। यानी कि आपकी स्किन जो है ना, उसको उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी शाइनिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ना कि कोई मौजज़ा हो जाता है और स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाती है। बाज़ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा वेदर की वजह से स्किन पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, यानी सर्दी के मौसम में भी उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसकी वजह से स्किन पर बहुत सारी जो है वो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक्नी हो जाते हैं। और एक्नी हो जाने की बाद जो है स्किन जो है बहुत डल नज़र आती है। अच्छी बहुत खूबसूरत शक्ल भी होती है, पर एक्नी हो जाने के बाद जो है वो स्किन की जो मज़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक बहुत माहिर डर्माटोलॉजिस्ट को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जिनकी स्पेशलिटी ही डर्माटोलॉजी है। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो MBBS हैं और स्पेशलाइजेशन उन्होंने डर्माटोलॉजी में किया हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तानिया शेख। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई। और आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चूज़ किया है, जो एक्नी हर घर का मसला है, हर यंग लड़की का मसला है एक्नी। कि एक्नी हो जाने के बाद अच्छी खासी जो एक कॉम्प्लेक्शन होता है या फेस की एक ब्यूटी होती है, वो एक्नी हो जाने के बाद जो है ना बिल्कुल शेड ऑफ हो जाती है। बिल्कुल। क्यों एक्नी जो है हो जाती है, और जब यंग एज होती है तो एक्नी की प्रोडक्शन अगर होती है तो फिर वो ख़त्म नहीं होती है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्नी इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ पाइलोसेबेशियस ग्लैंड, जिसको हम आसान अल्फाज में कहेंगे ये पसीने के गुदूद की सोजिश का नाम है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। सबसे पहले तो इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन की वजह से होती है। जिल्द में इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन, सेबेशियस ग्लैंड हमारे ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन करते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन पर आ जाते हैं और डेड स्किन से मिलकर ये एक्नी कॉज करते हैं। दूसरी जो आम वजूहत है, एक्सेसिव कॉस्मेटिक यूज़ करने की वजह से पोर क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पस्टूल की सूरत में एक्नी शक्ल इख्तियार कर लेती है। थर्ड, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी आ जाती है फेस पर। ठीक है, अच्छा, अब इनका जो मैकेनिज्म है एक्नी का, इसमें जब डेड स्किन और सारी सीबम प्रोडक्शन की वजह से पोर हमारे ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिनको हम उर्दू में ऐसे कहेंगे, जो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हम आम जबान में कहते हैं कि कॉमिडोन्स, और हम लोग अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, और उर्दू में समझे हम कहेंगे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जमा हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, अगर एक्नी एक भी होता है, उसके बाद अगर उसको उसके ऊपर डिफरेंट तरह के केमिकल या ऑइंटमेंट यूज कर लें तो उसकी एक्सेजरेशन जो है वो बहुत एक्सेसिव हो जाती है, फिर एक्नी होते ही रहते हैं, फिर किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं होते। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक्नी में हमें, जैसे हम एक लेमैन है, उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा कि वो कौन सी टाइप ऑफ क्रीम यूज़ कर रहे हैं। आजकल हमारे मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं जिसमें स्टेरॉइड्स का काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वांटिटी शामिल होती है। ये सबसे मेन कॉज होती है एक्नी कराने के, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्नी होती है। अब हम जो इसकी ट्रीटमेंट होगी वो उसकी सिवियरिटी के मुताबिक हम इसको ट्रीट करेंगे। इफ़ द एक्नी इज माइल्ड, चेहरे पर छोटे छोटे से दाने, कील, महासे और दाने हैं, तो उसको हम सिर्फ टॉपिकल एजेंट, सिर्फ क्रीम और जेल से ठीक करेंगे, जिसमें हमारी टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ होगा, क्लिंडामाइसिन लोशन यूज़ करते हैं। फिर अगर माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर एक्नी होगी तो उसमें हम फिर ओरल एंटीबायोटिक्स में आ जाएंगे, और जिसमें सीवियर एक्नी होगी उसमें हम फिर रेटोनाइट, जो कि विटामिन A डेरिवेटिव्स होते हैं, उस पर हमें जाना होता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएगा कि जो ये स्किन की जितनी भी आपने मेडिकेशंस बताई हैं, क्या ये हर एज ग्रुप को देनी चाहिए? बिल्कुल, या बिल्कुल डिफरेंट तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं? मोस्ट जो होती है टीनेजर ग्रुप में होती है, समझे 20 to 30 इयर्स की एज में होती है। अबव 30 इयर्स फीमेल में जो होती है वो जनरली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। और जो टीनेजर ग्रुप में होती है उसमें तो हम एंटीबायोटिक्स, ओरल और टॉपिकल दोनों चीज़ें यूज़ करवाते हैं। ठीक है। और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो उसमें भी ऑयल प्रोडक्शन की वजह से भी एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्या वजह होती है? ऑयल प्रोडक्शन किसी में, एक तो ये हमारी समझे हेरिडिटी भी होती है, किसी के बॉडी में एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की वजह से, माँ बाप को हुई,
औलाद को भी उसी वही वाली जेनेटिक थेरेपी रन करती है, उसमें भी एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन की वजह से एक्ने हो जाती है। अच्छा, अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? फेस वॉश हम करेंगे, जो हमारे फेस वॉश होंगे उसमें 2% सैलिसाइलिक एसिड की मिकदार होनी ज़रूरी है, जो कि दिन में 2 से 3 बार फ्रीक्वेंट फेस वॉश हम करेंगे, जो कि हमारी डेड स्किन और एक्सेसिव सीबम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी ये जो टॉपिकल मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये वाले एजेंट्स हम लोग फेस पर यूज करेंगे। ठीक है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करते। जैसे कि अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो नॉर्मल फेस वॉश यूज कर लेंगे, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये कौन सा हमें फेस वॉश ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी ऑयली होती है उनको भी नहीं पता कि कितने टाइम्स जो है वो उनको फेस वॉश करना चाहिए ताकि ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए। उसके बारे में थोड़ा से बताइएगा कि कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, वी हैव टू यूज फेस वॉश अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। जैसे फॉर द ऑयली स्किन हम यूज करेंगे फेस वॉश दैट कंटेन्स सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। एंड फॉर द ड्राई स्किन वी शुड यूज फेस वॉश दैट कंटेन्स एलोवेरा that soothe the skins and glycerin that hydrates the skin। ठीक है, तो एलोवेरा जो है वो काफी पुराना यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत अरसे से इसको यूज करते आ रहे हैं। तो क्या हर किस्म की स्किन के लिए हम एलोवेरा यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारी स्किन को सूथ करता है। ठीक है, कुछ इसके नुकसानात वगैरह नहीं है, सालों से हम कहते हैं हर चीज में एलोवेरा मिक्स है, एलोवेरा जेल होता है, एलोवेरा क्रीम्स होती हैं। ठीक है, सही। तो जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए एलोवेरा कैसा होता है? ऑयली स्किन के लोग एलोवेरा, क्योंकि वो काफी मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को, बट ये है कि एलोवेरा यूज करने के बाद स्किन पर शाइन आ जाता है। पर ऑयली स्किन के लिए नहीं, बेसिकली हम एलोवेरा जो यूज करवाते हैं वो फॉर द ड्राई स्किन। जी, ठीक है। तो ऑयली स्किन के जो लोग हैं वो अवॉइड करें। जी। अच्छा, और अगर स्किन पर जो है इन्फेक्शन वाले एक्ने हो जाए, जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, तो उस पर एलोवेरा यूज कर सकते हैं? इन्फेक्शन वाली जो नोड्यूलो, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे कि नोड्यूलोसिस्टिक, जिसमें हम फेस पे अगर मोटा सा एक हम कहेंगे पस वाला दाना, जो कि हमारे हाथ में इस तरह मोटा दाना आ सके, उसको हम नोड्यूलोसिस्टिक बोलेंगे। उसमें हमें एलोवेरा का फेस वॉश नहीं, एंटी एक्नी दैट कंटेन्स 2% सैलिसाइलिक एसिड, एंड उसमें हम लोग ओरल विटामिन ए डेरिवेटिव्स के एंटीबायोटिक्स यूज करें। ठीक है, मींस के अगर अक्सर लोग जो है वो एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं कि एक्नी हो रहे हैं तो आप एलोवेरा लगा लें, तो फिर ऑब्वियस ही बात है हर स्किन के लिए तो हम हर चीज को यूज नहीं कर सकते। ये मिथ्स बनी हुई है कि चलें हर्बल ट्रीटमेंट्स में किसी को फायदा हो गया किसी को नहीं हो गया, तो ये एक पुरानी सी कहावतें चल रही हैं कि एलोवेरा यूज करने से दाने दब जाएंगे, ये होगा, पर हमारी जनरल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा, जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं यंग फीमेल्स के अंदर, उसके बाद स्किन पर एक्नी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, और स्किन ऑइंटमेंट यूज नहीं करते? उसमें स्किन ऑइंटमेंट के साथ साथ ये जो हम लोग एंटी एक्नी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्रीम्स और लोशन, उसके साथ हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना लाजमी होती है। ठीक है, सही। अच्छा, और मुझे आप ये बताइएगा कि स्किन पर जब बहुत ज्यादा एक्नी और स्कार्स हो जाएं, तो उसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? पोस्ट एक्नी स्कार्स एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग समझे लड़कियों के लिए होता है कि पोस्ट एक्नी स्कार्स हैं, जगह जगह हर कोई पूछेगा ये मुंह पे दाग धब्बे क्यों हो रहे हैं, निशान हो गए, ये तो सबसे जो वर्स्ट होता है, लड़कियां डिस्ट्रेस में चली जाती हैं कि ये निशान हो रहे हैं। इसमें देखिए, इफ द एक्नी स्कार्स आर फ्रेश, 1 महीना एक्नी के पोस्ट एक्नी स्कार है, 1 महीने के दरमियान हो गया, तो आई विल रिकमेंड के डर्माब्रेजन, जो कि स्किन की सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर को शेड करेगा और न्यू एपिथेलियल लेयर आपकी उससे प्रोड्यूस होगी। डर्माब्रेजन जो एपिथेलियल लेयर होती है उसको हम रिमूव कर शेड करेंगे में? जी उसको करेंगे। ठीक है, इफ द पोस्ट एक्नी स्कार्स आर अबव समझे 3 to 6 months अगर पुराने हैं, तो फिर उसमें हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे। माइक्रो नीडलिंग में छोटे छोटे से हम निडल से ट्रॉमा देंगे स्किन को, जो कि हमारी न्यू कोलेजन एंड इलास्टिन को रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो एक्नी स्कार को कोलेजन बूस्ट करके एक्नी स्कार। मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि डर्मा एब्रेजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज्यादा जो है एक्नी होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर एब्रेजन करा लिया फिर उसके बाद भी उनको तो
एक्नी हो जाएंगे तो फिर कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए? या डर्मा एब्रेजन जो है वो आपको आपकी स्किन में जो है एक्नी की प्रोडक्शन को भी स्टॉप करता है? नहीं, इट इज ओनली रिकमेंडेड फॉर पोस्ट एक्नी स्कार्स ओके, एंड फॉर हेल्दी एंड गुड स्किन के लिए है। ये एक्नी को नहीं रोक सके, एक्नी को नहीं रोक सकता। नहीं। तो फिर अगर किसी को स्कार्स हो गए और उन्होंने डर्मा एब्रेजन करवाया, फिर उनको न्यू एक्नी हुए, तो फिर उसके लिए वो क्या फिर स्कार की करनी पड़ेगी, फिर से जी, करना जी। पड़ेगा? अच्छा, तो कितनी सिटिंग्स होती हैं? अगर स्कार आपके फ्रेश हैं तो 3 से 4 फिटिंग्स में बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। 3 से 4 जी, सिटिंग्स में? जी, जी। और अगर फर्स्ट सिटिंग में ही किसी का रिजल्ट आ जाए तो? फर्स्ट अमूमन नहीं आता फर्स्ट अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल एक ट्रीटमेंट बहुत मैंने फेमस सुना है जिसको हम कहते हैं PRP। PRP उसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि PRP क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? PRP बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम अपनी बॉडी का ही ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस्ड करते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल कर वो ही हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। Okay. ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, गुड। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एलोपेशिया एरिएटा, फॉर द एक्नी स्कार, बोन डिजीज में। अच्छा जी, बिल्कुल ये यूज तो क्या PRP हम हर किस्म की डिजीज में यूज कर सकते हैं या ज्यादातर डर्माटोलॉजी डर्माटोलॉजी में ज्यादा और use है, ऑर्थोपेडिक्स में ज्यादा ज्यादा use यूज होता करते हैं? है। ठीक जी। है। तो ये जो PRP होता है और डर्मा एब्रेजन है, ये डिफरेंट तरह के प्रोसीजर है। इसको जी। थोड़ा क्विक बताइएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं इसमें? देखें, डर्म अब्रेजन जो है वो बिल्कुल फ्रेश एक्नी स्कार्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अब PRP है वो जिस तरह हमारा हो गया मेलाज्मा, हो गया मेलाज्मा को कंट्रोल करने के लिए, ओल्ड एक्नी स्कार्स के लिए PRP विद माइक्रो नीडलिंग हम यूज करते हैं, इसके लिए यूज। डॉक्टर साहिबा, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अमीन, बताइएगा क्या सवाल है आपका? मैडम ये पूछना था, ये काफी टाइम से तकरीबन 3-4 साल से चेहरे पे दाग दाने वगैरह खत्म ही नहीं हो रहे। काफी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा वगैरह प्लीज। चीजें ट्यूब वगैरह भी लगाए। जी ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, बस ये चेहरे बहुत पे शुक्रिया। दाने जो उनके है ना, फेस पे बहुत सारे दाग हैं और बहुत से ऑइंटमेंट यूज किए हैं, एक्नी स्कार्स भी हैं, दाने भी हैं, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए? अच्छा, इन्होंने कोई प्रोसीजर वगैरह करवाया है? नहीं। वही मैं फिर वही रिकमेंड करूंगी, डर्म अब्रेजन या माइक्रो नीडलिंग। ठीक है। They are the best procedures. डर्मा एब्रेजन डर्मा और एब्रेजन, माइक्रो नीडलिंग जो microneedling है से। वो उसके बिल्कुल। स्कार्स। अच्छा, ये मेल्स में भी होते हैं और चलो हम फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर एक भी एक्नी हो जाए, तो जेंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करवाते हैं क्या लोग? आपके पास बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल fittings होती बिल्कुल हैं? आते हैं, जेंट्स आते हैं करवाने। अच्छा, तो उनकी स्किन टाइप और फीमेल्स की स्किन टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस फर्क तो होता है, लेकिन प्रोसीजर्स तो सेम ही होते हैं ना दोनों में। प्रोसीजर जी, सेम होते जी, हैं। जी। अच्छा, तो उसमें मतलब सिटिंग्स शायद बढ़ जाती होगी क्योंकि मेल्स की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, फीमेल्स की बिल्कुल, बिल्कुल, sittings बढ़ जाती हैं। जी, सिटिंग्स जो जी, है वो जी, बढ़ जी। जाती है। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि स्कार्स के लिए और डर्मा एब्रेजन के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं PRP और स्किन के जितने भी एक्नी हैं। अच्छा, अभी एक ब्रेक के बाद आपसे इस सवाल को कंटिन्यू करती हूँ। ब्रेक की जानिब जाते हैं, चलते रहिए, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे स्किन के स्कार्स पर जो है ना कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है करवाने चाहिए, और स्किन जो है बहुत ज़्यादा जब डल हो जाती है, एक्नी प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं उस पर रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत डिटेल में बताया कि जो है वो डर्मा एब्रेजन और PRP के ज़रिए हम स्किन से स्कार्स को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्किन जो है वो सन एक्सपोजर की वजह से जो ख़राब हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उससे कैसे बचना मुमकिन है? जी डॉक्टर साहबा, बताइएगा कि सन ब्लॉक ना यूज़ करने की वजह से जो स्किन डैमेज होती है, तो उससे कैसे हम एक तो बच सकते हैं, या फिर किस तरह हमें सन ब्लॉक की क्वांटिटी को यूज़ करना चाहिए और कितने टाइम्स लगाना चाहिए?
और सुबह घर से निकलते वक्त लगा लेना चाहिए या फिर घर में रहते हुए भी? कुछ तो डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप घर में भी सन ब्लॉक घर में भी लगा कर बैठे। अच्छा, सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा अहमियत है, स्पेशली जो आउटडोर वर्क के लिए जाते हैं, वर्किंग वुमेन मैन जो भी जाते हैं। सन ब्लॉक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फिजिकल सन ब्लॉक होते हैं और दूसरा केमिकल सन ब्लॉक होते हैं। फिजिकल सन ब्लॉक होते हैं जो हमारे बिल्कुल हम स्किन की टॉप ऑफ द लेयर पे लगा लेते हैं और वो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, अब जो केमिकल सनब्लॉक्स हैं इनमें कार्बन कंपाउंड्स ऐड होते हैं और मोस्टली हम लोग केमिकल सनब्लॉक की रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये स्किन के हमारी यूवी रेस को स्किन में कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू हीट, और यही हीट फिर एब्जॉर्ब करके आउटसाइड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो और जो ये केमिकल सनब्लॉक होते हैं ये बेसिकली थिन सनब्लॉक्स होते हैं और ये स्किन पे लगाने स्प्रेड अच्छी तरह हो जाते हैं स्किन में, तो इसीलिए हम केमिकल सनब्लॉक यूजुअली ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसकी जो SPF सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो होता है, जो हमारे सनब्लॉक्स पे लिखा होता है SPF 30, SPF 40, मिनिमम हमारा SPF 30 सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब लिखा होता है कि वाटर बेस्ड सनब्लॉक। वाटर बेस्ड सनब्लॉक का मतलब ये है कि जब आप जैसे कहीं बीच पर जा रहे हैं तो अगर आपके फेस पर पानी लग भी जाता है तो ये 30 to 40 मिनट्स तक आपको फिर भी हीट से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, हम एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सानिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरा डॉक्टर तानिया से सवाल ये है कि मेरे फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। काफी सारी क्रीम्स अप्लाई की है लेकिन मुझे कोई ओवरऑल टेक केयर बताएं कि मैं अपनी डेली रूटीन में इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकूं और मेरी पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी आपकी प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ तो नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा, आपने कभी कोई बर्थ कंट्रोल की पिल्स या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस? नहीं। सन एक्सपोजर? हाँ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कोशिश करती हूँ कि सन ब्लॉक लगा लूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, जो मिलेज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन या हम लोग उर्दू में कहेंगे झाइयाँ, मेन जो इसकी कॉज होती है वो सन एक्सपोजर की होती है। सन एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से झाइयाँ हमारे फेस पर नमूदार होना शुरू हो जाती है। इसका जो सबसे जो फर्स्ट जो हम करेंगे सन ब्लॉक, वही अवॉइड सन एक्सपोजर। जो टाइमिंग दे सन एक्सपोजर के, कोशिश करके 10 से लेकर 4 बजे तक पीक टाइम होता है सन एक्सपोजर का, जिसमें मिलेज़मा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अवॉइड सन एक्सपोजर। अब बाहर के मुल्कों में तो हम लोग ये कहते हैं कि वो हैट ले लें, लॉन्ग ब्रिम वाली, वो वाली हेड ले लें। यहाँ तो खैर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो होगी सन ब्लॉक होगी। इसके अलावा हम लोग ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन 2 to 5% हाइड्रोक्विनोन यूज़ करेंगे 6 to 10 वीक्स। इसके बाद हम ये डोज टेपर ऑफ करेंगे, उसके बाद हम 2% पे आ जाएंगे हाइड्रोक्विनोन। डॉक्टर साहबा, हम एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सीमा रहमान है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सीमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी डॉक्टर साहबा से सवाल करिएगा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? डॉक्टर साहब से मुझे यही पूछना है कि मेरे चेहरे पे काफी ज्यादा बाल हैं। ठीक है। और नाक पे छाइयाँ भी आ गई हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 25 साल। 25 साल है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? फिर मैं यही सवाल करूंगी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या एक पॉलीसिस्टिक ओवरी की डिजीज, तो आपको कुछ इस तरह कोई गायनी का मसला तो नहीं है? नहीं। आपके फेस पर एक्नी है? नो। एक्नी नहीं है, सिर्फ आपकी हेयर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, कोई सवाल करना चाह रही हैं? नहीं, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हेयर प्रोडक्शन को जो हम डिक्रीज करेंगे या सीज डाउन करेंगे, उसमें तो बेस्ट जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो लेजर होता है। लेजर, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, पर मतलब इसकी वजह क्या होती है, क्यों एक्सेसिव? क्योंकि देखिए आपने बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत मेजर कोज है, पर उसमें तो आपके फेस पर एक्नी प्रोडक्शन भी हो जाती है, उसके तो बहुत सारे जो है वो अलामतें होती हैं कि आप अब मोटापा हो जाता है, आपकी स्किन ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ होती है, और पीरियड्स जो होते हैं वो भी इरेगुलर होते हैं, तो वो सब तो उन्होंने नहीं बताया, बट उनके सिर्फ फेस पर हेयर प्रोडक्शन, क्या पता ये कोई ऐसा केमिकल एजेंट यूज करती है, स्टेरॉइड में भी इन्होंने स्टेरॉइड्स वाली क्रीम ज्यादा यूज की हो, उसमें हेयर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, स्टेरॉइड्स की क्रीम से तो कोई केमिकल ऐसा यूज करी होंगी जिसकी, या फिर सम टाइम जो है ये स्किन वाइटनिंग की जो क्रीम्स आती हैं उनमें ज्यादा मिकदार होती है स्टेरॉइड्स की, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, जो एक तो फॉर्मूला क्रीम्स, अल्लाह माफ करे, उससे तो स्किन बहुत ही खराब हो जाती है। ये बताइएगा कि ये जो वैसे भी कोई बड़े स्टोर्स से भी या फिर जो एक मेडिकेटेड भी वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, क्या इसका इस्तेमाल ठीक है करना, या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्किन की बाद में कोई एडवर्स इफेक्ट नजर आते हैं? देखिए, कुछ तो मेडिकेटेड क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनमें तो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कोजिक एसिड, विटामिन सी, ये तो हमारी स्किन के लिए सेफ होते हैं बिकॉज दे आर एंटीऑक्सीडेंट, स्किन के लिए हेल्दी होते हैं। बाकी जो स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, उनसे हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, एक्नी के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें एक्नी प्रोडक्शन हो जाती है क्रीम्स में। तो ये जो वाइटनिंग, कुछ बहुत ही फेमस वाइटनिंग क्रीम्स हैं और लोग उनको बड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाते हैं, क्या करना चाहिए? इनमें मरकरी होता है, स्टेरॉइड कंटेनिंग होते हैं, और ये स्किन कैंसर भी करवा सकती है। अच्छा, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। ठीक है, तो ये तो बहुत फेमस हैं क्रीम्स, कुछ मैं नाम नहीं लूंगी, अब तो काफी बैन हो चुकी हैं, बट फिर भी उनके एड्स तो फिर भी चल रहे हैं, तो दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर स्किन। यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये जो लोगों को बड़ा गोरा होने का शौक होता है, तो ये शौक जो है वो कैसे आप फुलफिल करवाएंगे? शुड बी हेल्दी। गोरा होना स्किन उसकी अलामत नहीं है कि हेल्दी होने की। स्किन को हेल्दी होना चाहिए, स्किन को हेल्दी होना चाहिए। एक स्किन का रूटीन, हमें डे और नाइट रूटीन बनाना चाहिए, जिसमें हमारे 4 to 5 स्टेप्स होते हैं। सुबह जैसे हम उठते हैं, एक अच्छा क्लिंजर होना चाहिए, बेस्ट टोनर होना चाहिए, उसके बाद एक अच्छी मॉइस्चराइजर डे क्रीम होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम नाइट की तरफ आए तो नाइट में भी एनी गुड क्लिंजर, ठीक है, उसके बाद टोनर, फिर एनी गुड नाइट क्रीम होनी चाहिए। अगर आपके फेस पर स्पॉट्स हैं तो कोई एंटी स्पॉट सीरम आप लगा लें, और कोई अच्छी नाइट क्रीम लगा लें, आई नाइट क्रीम। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा क्या सवाल करना चाहेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि ऑयली स्किन के लिए क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए मॉर्निंग और नाइट की? मेरा ये डॉक्टर तानिया से क्वेश्चन है। ऑयली स्किन के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ऑयली स्किन के लिए पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगी दिन में 2 से 3 बार अच्छे तरीके से फेस वॉश करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक फेस वॉश दैट कंटेन सैलिसाइलिक एसिड, 2% एसिड। ठीक है, फेस वॉश आपको मार्केट में मिलेंगे, एंटी एक्नी फेस वॉश, सीबम कंट्रोल्स फेस वॉश के नाम से आएंगे, वो यूज रिकमेंड करने चाहिए। अवॉइड ग्रीजी क्रीम्स, ये जो चिकनी क्रीम्स होती हैं ज़्यादा, कोई ऐसी क्रीम या लोशन आप यूज़ करें जो कि फॉर एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी अलग से आपकी क्रीम्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यूज़ करनी चाहिए डेली। विटामिन सी जी और विटामिन ए, इसका स्किन पर बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आता है। बिल्कुल, वो खाने में अगर आप यूज करें तो इससे आपकी स्किन पर चेंज आता है। बिल्कुल, ठीक है। विटामिन सी अगर आपने लेमन का यूज बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं अपनी डाइट में, और अगर ऑरेंजेस का है, और भी जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उसमें सब में जो है विटामिन सी तो मौजूद होता है, तो उसको क्या खाने से वो आपका ग्लो आता है या फिर आपको लगाना चाहिए कुछ? बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, खाने से भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, टॉपिकल लगाने से भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा अब तो मार्केट में विटामिन सी सीरम अवेलेबल है, विटामिन सी क्रीम अवेलेबल है, आई क्रीम भी, आई क्रीम में भी हमारे विटामिन सी, विटामिन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये स्किन के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं।
ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, जो डाइट डेफिशिएंसी होती है, डाइट में अगर आपकी कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से आपके स्किन पर इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों का जो है वो स्किन बहुत डल नजर आती है, डिहाइड्रेटेड नजर आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? स्किन डिहाइड्रेट अगर आपको फील हो रही है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी के फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए। डाइट को अपनी अच्छी बनाना है, डाइट को अच्छी बनाना है। और चिकन का यूज़ जो है वो कहते हैं कि वो एक्ने में की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। व्हाट्स दिस अ मिथ? ये सारी मिथ। ओके, तो कुछ लोग जो है वो काफ़ी इवन अच्छे बड़े नामवर डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं कि चिकन का यूज़ ख़त्म करें, आपकी स्किन पर जो एक्नी प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड इट, कि ये ठीक है या नहीं। तो मिथ्स हैं सारी, दिट्स ऑल आर मिथ। यानी कि डाइट की वजह से जो है चिकन या डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ स्टडीज में है कि डेयरी प्रोडक्ट्स से एक्ने में अवॉइड करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को, जैसा चॉकलेट्स हो गई, दूध हो गया, बाकी तो मीट और इनका कोई से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा, कुछ स्किन जो है वो कुछ लोगों की स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कभी सर्दियों में बहुत ही ड्राई हो गई और गर्मियों में बहुत ही ऑयल प्रोडक्शन हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको उस हिसाब से हमें अपने फेस वॉश भी उस हिसाब से करने चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि हमारी स्किन अब ड्राई हो रही है तो हमें वो वाले फेस वॉश यूज़ करने चाहिए जो ड्राई स्किन के लिए हम रिकमेंड करते हैं, दैट कंटेंट ग्लिसरीन एंड एलोवेरा, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अच्छा, अब स्किन जब ऑयली हो रही है तो हमें अपना फेस वॉश स्विच करके ऑयली स्किन के लिए यूज़ करने चाहिए, और एक न्यूट्रल सा क्रीम यूज़ करनी चाहिए जो ज़्यादा ना ही ज़्यादा ऑयली हो, ना ही ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई करे। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी, मुझे जो ना जी सवाल करिए। मेरे जो ना चेहरे पर बहुत छाइयाँ हो गई हैं। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करिए पहले। जी, मेरे जो ना चेहरे पे बहुत छाइयाँ हो गई हैं और जो ना रुआ भी बहुत है, तो वो हटाने के लिए आप कुछ बताएंगी? अच्छा, मुझे आप अपनी एज बताइए, क्या एज है आपकी? 20 साल। 20 साल। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। झाइयाँ तो आजकल हमारे यहाँ एक अहम मसला है। सबसे जो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो तो हम टॉपिकल हाइड्रोक्विनोन से स्टार्ट करते हैं, ओरल विटामिन सी की टैबलेट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर झाइयों का मसला हल नहीं हो रहा, उसमें हम माइल्ड टू मॉडरेट स्टेरॉइड ऐड करके पेशेंट को देते थे। इसके अलावा जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आ जाता है वो होते हैं केमिकल पील्स। उसकी जो केमिकल पील्स में सबसे ज़्यादा जो होती है वो ग्लाइकोलिक एसिड पील होती है। उसकी हमें सिटिंग्स लेना होती हैं, एवरी 15 डेज के बाद आपको लेनी है होती है। मिलेज़मा के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सेफ प्रोसीजर है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहिबा, हमने स्किन पर तो बहुत बात कर ली, और जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स थे, यानी कि जो तकरीबन 90% यंग लेडीज़ का प्रॉब्लम है एक्नी, वो तो हमने काफ़ी कवर कर लिया। अभी मुझे आप बताइएगा कि हेयर्स जो हैं उसके लिए जो है क्या रिकमेंड करेंगी जब बाल बहुत गिरते हैं लोगों के? बाल गिरने की जो हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे वो होता है एलोपेशिया एरिएटा। ओके, इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यस, इसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हेयर फॉलिकल्स पर फाइट करता है, ठीक है। इसमें हमारे पैचेस भी, हेयर लॉस पैच हो जाते हैं, वो भी चले जा सकते हैं। एलोपेशिया टोटलिस भी होता है जिसमें पूरे सर के बाल चले जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सली तो होता है जिसमें पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं। कुछ अफराद में इस तरह होता है कि बाल खुद ही रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ ऑटो इम्यून। अच्छा, किसी में हम लोग जो दूसरी हम ट्रीटमेंट करेंगे उसमें होते हैं कि इंट्रा लीजनल स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ये हम यूज़ करवाते हैं। इसमें इंट्रा लीजनल, जो कि जहाँ पे जिस बॉडी के एरिया पे हमारा बाल नहीं है या पैच बना हुआ है या आईब्रो लॉस है, उधर हम इंट्रा लीजनल स्टेरॉइड यूज़ करेंगे। टॉपिकल एजेंट्स स्टेरॉइड यूज़ करवाते हैं, या तो फिर ओरल स्टेरॉइड्स भी यूज़ करवाते हैं। आपने बताया टॉपिकल एजेंट्स की क्या वर्थ है? क्योंकि सम टाइम जो है हम किसी भी कंप्लेन के साथ
डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बालों की अगर आपकी जो है वो हेयर फॉल हो रहा है इसकी वजह से अगर हमें जाना पड़ जाता है तो वो सम टाइम हमें शैम्पू ही रेकमेंड कर देते हैं। तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिकल ऑइंटमेंट्स? टॉपिकल ऑइंटमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह तो उर्दू में हम बोलेंगे मरहम लगाने के लिए देते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं, वो हम जहाँ जहाँ पे आपका पैच है वहाँ पे लगाने के लिए देते तो हैं। स्किन में जो है ऑब्वियस सी बात है कुछ मतलब अगर और मतलब फील्ड के लोगों से बात की जाए, यानी अगर ऑर्थोपेडिक से या फिर डिफरेंट, तो वो कहते हैं कि टॉपिकल जो ऑइंटमेंट्स होती है उनकी कोई वर्थ नहीं होती, बट स्किन में जो है तो ऑब्वियस सी बात है वो अब्जॉर्प्शन ही स्किन से हो रही है, तो ठीक है। और इसमें भी दोबारा मेरा यही सवाल होगा कि कुछ लोगों की जो बाल गिरते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी से गिर रहे होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जिस तरह कभी कभी जब एग्जाम्स होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारे बाल उतरना शुरू हो गए, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से, ये सारे स्ट्रेस के फैक्टर में आ जाते हैं, इनमें भी बाल गिरना, डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से। तो बालों के लिए सबसे अच्छा डाइटरी इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसके लेने के बाद जो है आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है? मैंने कहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट्स मिथ और नॉट, के प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर्स, लाइक अंडा आपने अपनी अगर डाइट में शामिल किया या फिश, तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फिश, एग हो गए, फिश हो गए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि जो बाल ड्राई हो जाते हैं बहुत ज्यादा और सर्दियों में स्पेशली फिर डैंड्रफ का भी इशू हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑयलिंग करनी चाहिए? नॉर्मल ऑयलिंग से बाल ठीक हो जाते हैं या उसके लिए भी कोई ऑइंटमेंट्स या फिर टॉपिकल एजेंट्स रिक्वायर होते हैं? देखिए, अगर तो डैंड्रफ का मसला है, डैंड्रफ की भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। सोरेसिस स्किन डिजीज है, उसमें डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ स्केल्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, नॉर्मली ड्राई स्कैल्प की वजह से भी डैंड्रफ हो जाती है। इसमें भी हम लोग स्टेरॉइड, सैलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन करके ऑयल बनवाते हैं, लिक्विड पैराफिन में या कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, व्हाटएवर, वो यूज़ करवा सकते हैं। और ये तो हो गया डैंड्रफ का मसला। बाकी जो हमारे ड्राई जो हेयर होते हैं उसमें कंडीशनर, आई वुड रिकमेंड कि कंडीशनर यूज करना चाहिए। ठीक है। अगर ये जो हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, रिलैक्सिंग, रिबाउंडिंग, इससे तो बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट का कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट, कि इससे आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है, इट्स अ प्रोटीन फॉर्म, तो आपके बाल और अच्छे हो जाते हैं। तो क्या ये ठीक है या नहीं? मैं इसकी फेवर में नहीं। आप इसकी फेवर में नहीं है, इसका मतलब आप मुझे मना करिए कि मैं ना करवाऊं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल होगा मेरा कि आई बैग्स जो हो जाते हैं या फिर आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? बहुत ही अहम मसला आजकल हुआ है। आई बैग्स हाइपर पिगमेंटेशन की भी वजह से हो जाता है आई बैग्स। इसके लिए आई क्रीम्स मार्केट्स में बहुत आजकल अच्छी अवेलेबल है, जिनमें विटामिन सी, विटामिन के ऐड होते हैं, वो उसको डे नाइट। अच्छा, आई क्रीम्स लगाने का भी एक तरीका होता है, जिस तरह हम आई क्रीम लगाएंगे इस तरह करके, लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज आई क्रीम लगानी होती है। अब तो एंटी रिंकल क्रीम अवेलेबल है, ब्राइटनेस क्रीम अवेलेबल है आई के लिए। सन एक्सपोजर में जब हम जाते हैं तो कोई जब सन ब्लॉक आई के आई बैग्स के नीचे लगाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये आई बैग कुछ जेनेटिकल भी जेनेटिक्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस की वजह से हो जाते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से भी होते हैं। तो फिर उसमें भी ये सारे एजेंट्स मतलब इस्तेमाल हो सकते हैं। विटामिन सी तो ब्राइटनिंग एजेंट है ना। विटामिन सी हम स्किन पर भी नॉर्मली लगाएं, नॉर्मल विटामिन ई स्किन नॉर्मल लगा सकते हैं, एंटी एजिंग है। विटामिन ए की क्रीम्स हम नॉर्मली लगा सकते हैं रात को, दे आर ऑल एंटी एजिंग। अच्छा, विटामिन के अंदर तो क्लोटिंग फैक्टर भी होता है, तो स्किन के लिए उसकी क्या अहमियत है? स्किन के लिए दे आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स है ना। ठीक है, ओके। हम एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, वालेकुम सलाम। जी, आफ्ताब बोलिए, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? पूछना था मुझको कि मेरी राइट हैंड की जो बड़ी फिंगर है उसके बैक साइड पे मसा निकला हुआ है। ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा बड़ा होता है, नोक बनती है, फिर ऊपर से नोक टूट जाती है, लेकिन मसा खत्म नहीं हो रहा वो। ठीक है, आपने कहीं से ट्रीटमेंट करवाया इसका? नहीं, मैंने ऐसी होम्योपैथिक वगैरह ट्राई किया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। सही। और आपकी एज क्या है? मेरी 47। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जहाँ तक अब मुझे इनकी बात समझ आ रही है, तो मस्सा जिसको कह रहे हैं उनको हम लोग वायरल वॉट्स कहते हैं। ठीक है, इसका इलाज होता है इलेक्ट्रिक कॉटरी से बर्न करना होता है, थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया देकर उसको बर्न करके
फिर ये जाते हैं, बाकी टॉपिकल एजेंट से तो ज़रा मुश्किल से जाते हैं। वो तो ये क्लिनिक आएंगे या किसी आपके पास क्लिनिक में आके एक बार चेक करवा लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहबा आपका क्लिनिक साउथ सिटी में आप जो है अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर साहबा से रिज्यू करना चाहे तो वो स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि फिशल की बहुत सारे टाइप्स मार्केट में आते जा रहे हैं। कोई नया फिशल, कभी गोल्ड फिशल, कभी डायमंड फिशल, कभी जो है वो हाइड्रा फिशल। ये फिशल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, क्या अहमियत है इसकी? देखिए, फेशियल्स बेसिकली हमें अपनी स्किन को क्लिंस करना है। इसमें फेशियल का ये नहीं है कि ये फेशियल यूज कराएंगे तो कलर गोरा हो जाएगा। ये बेसिकली क्लिंजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो आए आप मेडिकेटेड तरीके से यूज करें या पार्लर जाके यूज कराएं, हम लोग फेशियल से बेहतर रिकमेंड करते हैं कि ग्लाइकोलिक आप केमिकल पील्स करवा रहे हैं। केमिकल पील्स वो फेशियल की तरह ही वर्क करेंगे। तो हम लोग जो है वो नॉर्मली जब पहले ज़माने में जब हमारी अम्मियाँ दादियाँ जाती थी पार्लर्स, तो उनको बस नॉर्मली फेशियल क्लींजिंग करके छोड़ देते थे। पर अब मोर एडवांस टेक्निक्स आती जा रही हैं, तो क्या इसमें क्या जो पुराने तरीके से हम फेशियल करते थे उसका कोई यूज़ नहीं है या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा? अब देखिए, जिस नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। ठीक है। तो आप अपने सेटअप में कौन से फेशियल्स ज़्यादा रेकमेंड करती हैं? अगर कोई आए स्किन की क्लीनिंग या फिर स्किन, आजकल तो हाइड्रा फेशियल जो है वो बहुत जो है आजकल इनोवा है और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है। डॉक्टर साहबा, हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म होता जा रहा है। आप थोड़ा से हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि स्किन की इम्पोर्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आप पब्लिक का मैसेज दे दें। स्किन की सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि स्किन को अच्छे तरीके से क्लिंस करें विथ गुड फेस वॉश। 2 से 3 बार स्किन को अच्छे तरीके से वॉश करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन को हाइड्रेट रखें। एक अपने रूटीन में एक अच्छी डे और नाइट क्रीम ज़रूर ऐड करें। एंटी रिंकल हो गई, ब्राइटनिंग हो गई, लेकिन किसी अच्छी कंपनी की डे नाइट करें। एक अच्छा क्लेंजर यूज़ करें और एक अच्छा टोनर यूज़ करें। ये अगर हम, और बाहर जाने से पहले बिफोर 10 to 15 मिनट्स बिफोर आप सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। ये 3-4 स्टेप्स करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी और ग्लो हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।